ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो बोला क्या, लाइफ जो है वो हमारे पास एक यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, किसकी, मॉलिक्यूल्स की, जिससे हम जिसमें एक्सप्रेस मतलब कई टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो होते हैं हमारे लिए ग्रोथ, हमारी डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस और एडेप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। मतलब जो बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट्स और हमारी प्रोसेसेस होती हैं, बेसिक प्रोसेसेस होती हैं जो हमारे सर्वाइवल में हेल्प करती हैं, उस चीज के लिए हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होती हैं कौन, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस की वजह से ही हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, हमारी डेवलपमेंट होती है, और ये सब वन बाय वन हम देखेंगे कि कैसे ये सब होता है, ठीक है, और किस में होता है ये सब, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारे पास, जो कि हमने डिस्कस की है पहले भी, ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ हम कैसे बोल सकते हैं कि कोई भी चेंज, ठीक है, जब हमें चेंज दिखता है किसी चीज में, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे एक्सटर्नली हो, इंटरनली हो, कोई चीज फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक आपकी हाइट बढ़ रही है, आपका साइज, शेप, ऐसे से चेंज हो रहा है, वो तो जनरल लैंग्वेज में, ठीक है। बट लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ जो है वो कैसे होती है, बोला इट इज अ इंक्रीज इन नंबर एंड मास ऑफ सेल बाय सेल डिवीजन। मैंने आपको क्लियर किया था कि सेल जो है डिवाइड होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन होते हैं, ठीक है। और सेल कैसे डिवाइड होते हैं, क्या रिप्लेस कर देते हैं सेल, हाँ जी, क्या रिप्लेस करते हैं सेल, डेट से न्यू सेल में। जो है, यस गुड, डैमेज सेल या फिर जो डेड सेल्स होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं न्यू सेल से, और उसको हम क्या बोल देते हैं, सेल डिवीजन बोल देते हैं, ठीक है। और प्लांट्स में क्या होता है, ग्रो जो है वो कंटिन्यू होती ही रहती है थ्रू देयर लाइफ स्पैन, बट हमारे एनिमल सेल्स में, मतलब हमारे अंदर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये है, इन एनिमल्स ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू सर्टेन एज, हाउएवर सेल डिवीजन अकर्स टू रिप्लेस लॉस सेल, जो हमने अभी डिस्कस किया। एंड नेक्स्ट है, बेसिकली ग्रोथ इज अ इंक्रीज इन मास एंड साइज, दस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी मटेरियल होगा, नॉन लिविंग होगा, उसमें भी ग्रोथ होगी, ठीक है, उसमें भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगी एक ग्रोथ की, किसमें, नॉन लिविंग में भी, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रही थी परसों कि क्वेश्चन ऐसा बनता है कि कौन सी लिविंग फीचर होता है आपके पास लिविंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ग्रोथ जो है उनमें नहीं होगा, क्योंकि ये बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसीलिए हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि ये पर्टिकुलर जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होती है। हाँ जी, इतना क्लियर हो गया। और इंट्रिंसिक ग्रोथ और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ के बारे में आपको मैं बता चुकी हूँ। हाँ जी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको। यस मैम। ओके, सेकंड आएगा हमारे पास रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि न्यू इंडिविजुअल जो है वो प्रोड्यूस होंगे प्रोजेनी के थ्रू, जो कि सिमिलर होंगे उनके फीचर्स टू देयर पेरेंट्स, ठीक है। जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो सिमिलर होंगे टू देयर पेरेंट्स, ऑलराइट। अब हम यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजीनी हैविंग फीचर्स सिमिलर टू दोज पेरेंट्स। अब इसमें कौन आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे हम ह्यूमंस एंड एनिमल्स। अब ऐसा तो नहीं है कि एनिमल मतलब कोई बंदर का बच्चा है तो वो गधा थोड़ी पैदा हो जाएगा, सिमिलर काइंड के जो है आपके पास ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं प्रोजीनी से, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया सिमिलर फीचर्स टू दोज देयर पेरेंट्स। ओके, सेकंड देखते हैं, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस असेक्सुअली एंड सेक्सुअली। ये हमारे पास दो टाइप्स आ गई रिप्रोडक्शन की, जिसके थ्रू जो है वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। अब हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो भी क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं और ग्रो करते हैं, ठीक है। और उनमें भी सेल डिवीजन होती है। सेल डिवीजन कैसे होगी, एक सेल होगा, एक सेल जो है फिर से डिवाइड करेगा और दो नए सेल बनाएगा, फिर फर्दर डिवीजन होगी इनकी, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी सेम काइंड की ही डिवीजन होती है, ठीक है, या फिर रिप्रोडक्शन होता है, या फिर उसमें भी सेम काइंड की सेल डिवीजन होती है लाइक अदर ऑर्गेनिज्म, या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इज इट क्लियर, क्लियर हो गया। यस मैम।
ओके, नेक्स्ट है लोअर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय डिफरेंट। लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे हाइड्रा वगैरह आ गए, आपके ईस्ट वगैरह आ गए, ठीक है। तो उसमें जो होते हैं डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ठीक है। आपके पास ये सेक्सुअल आ गया और ये असेक्सुअल भी है, ठीक है। सो यहाँ पे भी बोला गया है कि और डिफरेंट मेथड है, जैसे बडिंग हो गया, रीजनरेशन होगी, एटसेट्रा। जब हम करेंगे इनको डिटेल में, तब मैं आपको डिटेल में करा दूंगी, ठीक है। तो बोला कि लोअर ऑर्गेनिज्म में भी जो है वो रिप्रोडक्शन जो होती है कैसी होती है, डिफरेंट टाइप की होती है, और उनमें भी रीजनरेशन होती है, और आपके पास जो है न्यू इंडिविजुअल पैदा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मैनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस। अब मैं बताती हूँ आपको कि ये जो है रिप्रोडक्शन कैसे नहीं है हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्यों। अब मैं एक चीज बताती हूँ कि म्यूल क्या होती है, म्यूल को क्या बोलते हैं हिंदी में। खच्चर। हाँ जी, म्यूल को खच्चर बोलते हैं। तो खच्चर जो होती है आपकी, वो कैसे कैसे होती है, मतलब किस किस की मेटिंग से बनती है। तो हमारे पास होता है मेयर, ठीक है। मेयर एंड जब डंकी की मीटिंग होती है, तब हमारे पास म्यूल बनती है। म्यूल जो होती है आगे इनफर्टाइल होती है, ठीक है, इनफर्टाइल होती है। तो अब हमने पहले क्या बोला, रिप्रोडक्शन होता क्या है, रिप्रोडक्शन ये होती है कि प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी हैविंग फीचर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। तो अब म्यूल जो है इनफर्टाइल हो गई, तो ये बच्चे पैदा नहीं करेंगी, तो क्या ये नॉन लिविंग होगी, फिर भी जिंदा रहेगी ना, सरवाइव करेगी, ठीक है। तो पहला रीजन ये हो गया म्यूल का, कि म्यूल जो है इनफर्टाइल है बट है लिविंग, ठीक है, पूरी इंसान मतलब जैसे अदर एनिमल्स सरवाइव करते हैं वैसे सरवाइव कर दिए। अब हमारे पास वर्कर बीज जो होगी, वो जो वर्कर बीज होती है ना हमारे पास, वो भी इनफर्टाइल होती हैं, ठीक है। लाइक हमारे पास ट्रांसजेंडर्स होते हैं, मतलब अदर ह्यूमंस, मतलब ह्यूमंस में ही आते हैं, वो भी क्या होते हैं, वो भी इनफर्टाइल होते हैं। वो भी आगे जो है मतलब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट फिर भी वो लिविंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इसीलिए हम रिप्रोडक्शन को स्पेसिफाई नहीं कर सकते, या फिर रिप्रोडक्शन को हम ये नहीं बोल सकते कि आपके पास ये लिविंग फीचर है आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। यस मैम। ओके, नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म मैंने आपको बताया था कि सम टोटल ऑफ ऑल बायोलॉजिकल या फिर बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड अ लिविंग सिस्टम, ठीक है। ओके, एनीवन डिस्क्राइब कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक बताया था मैंने आपको याद रखने का। कैटाबॉलिज्म क्या होता है। कैटाबॉलिज्म टूटना और एनाबॉलिज्म। हाँ जी, कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है टूटना, एनाबॉलिज्म का मतलब होता है जुड़ना। यस, मैं अब एग्जांपल देती हूँ, ग्लूकोज का एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है। ग्लूकोज जब हम क्या करते हैं, हाई मतलब कोई भी एक्सरसाइज कर लो, ठीक है, या फिर जब ग्लूकोज हमारी बॉडी में टूटता है, ठीक है, तो उसको कैटाबॉलिक एक्टिविटी बोलते हैं। और जब ग्लूकोज बनता है या फिर एनर्जी बनती है, तो उसको एनाबॉलिक एक्टिविटी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हो गई लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब हमारे अंदर ये जो एक्टिविटी होगी, तब हम इसको लिविंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी बोल देंगे, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट ये हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं लेंगे, क्योंकि अब जब मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं हमारे पास, इतना तो ठीक हो गया कि ठीक है, हमारे पास मेटाबॉलिज्म जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगी। कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ की बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लाइक लिविंग बॉडी के अंदर हो रहे हैं, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, ठीक है, दोनों के बीच में होंगे। बट अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ। अब इन विट्रोज जो होते हैं, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का ही एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल ले लो आप, एक सेकेंड। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल ले लो, उसमें क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी, मतलब ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबीज किए जाते हैं, तो मतलब होते तो वो लिविंग ही हैं, बट लिविंग बॉडी नहीं होती है उसमें।
ठीक है, और एक्सपेंड करके बताती हूँ। मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो होती है वो आर्टिफिशियली होती है एक टाइप से, ठीक है। तो वो नॉर्मल लिविंग बीइंग जो होता है वो उसकी बॉडी के विद इन नहीं होता है, बट वो क्या है, एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, ठीक है। तो इस बेसिस पे भी हम मेटाबॉलिज्म को क्या नहीं लेंगे, लिविंग फीचर नहीं लेंगे, ठीक है। बट अगर आपके पास ये ऑप्शन में है, और मैं जो आगे दो, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस और इंटरेक्शन नहीं है, अगर मेटाबॉलिज्म है तो आप मेटाबॉलिज्म के साथ जाओगे। क्लियर हो गया इतना, या मैं फिर से रिपीट करूं? दो यस एक बार। मैम। रिवाइज फिर से बताऊं? हाँ जी नेहा, फिर से बताऊं? यस मैम, फिर से बताओ। ओके, बोलने का मतलब ये है कि मेटाबॉलिज्म जो है वो सम टोटल है ऑल एक्टिविटी, ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस का हमारे अंदर, इनसाइड अ लिविंग सिस्टम, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इनसाइड अ लिविंग सिस्टम जो है एक बायोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो है मेटाबॉलिज्म हमारे पास, ठीक है। कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ये तो क्लियर है आपको कि ये इसकी टाइप्स है। तो अब बोल दिया कि ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगी आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म की। बट वहीं अगर दूसरी बात करें हम, कि जैसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, जो आउटसाइड द बॉडी होते हैं, जहां पे सेल फ्री सिस्टम होता है, लाइक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाते हैं हम, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, वो लिविंग बॉडी के अंदर नहीं होती, वो एक टाइप की आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में करते हैं हम, ठीक है। जब हम इन विट्रो के केस में आएंगे तब हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट आप इतना ध्यान में रखो कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो होती है वो लिविंग बॉडी के इनसाइड नहीं होती है, बट यहाँ पे क्या बोला है, लिविंग सिस्टम, बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड अ लिविंग सिस्टम, और यहाँ पे इन विट्रो में लिविंग सिस्टम में नहीं होती है। इसीलिए हम मेटाबॉलिज्म को इंक्लूड नहीं करते हैं एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, इतना क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक यस है, मैम। नेक्स्ट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यस, इट इज अ डेफिनेटली डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल, ठीक है। मतलब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि हम जो है लिविंग थिंग जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक टाइप से सिस्टेमैटिक वे में जो है उनके सेल जो हैं ऑर्गेनाइज हैं, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती कैसे है। सबसे पहले क्या होता है, सेल, फिर क्या बनते हैं, टिश्यू, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बनता है, ऑर्गन, फिर क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बन गया, ठीक है। एंड देन ऑर्गेनिज्म, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। ये हमारा होता है, ऑर्गेनाइजेशन होती है ये हमारी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो बोला गया है कि ये जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि सेंस जो होंगी ना हमारे पास, जो सेंस होंगी ना, उनका यूज करके हम रिस्पॉन्ड करते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे या फिर इन्वायरमेंटल स्टिमुलाइज पे। जो भी हमें स्टिमुलस मिलता है, स्टिमुलस का मतलब होता है जो भी हमें कमांड मिलेगी, कमांड का मतलब जो भी हमारे ऊपर कुछ भी मतलब एक लाइक कोई भी एक्शन होगा, जैसे मैंने बताया था कि आजकल धूप है, ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, या फिर वाटर है, या फिर कोई भी केमिकल या फिर पॉल्यूटेंट्स, इतनी ज्यादा मतलब हमारे पास स्टिमुलाई जो है, अगर मतलब हमारे साथ उनका कांटेक्ट हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, तो हम उस पे क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे थ्रू आर सेंसेस, ठीक है। तो ये और एबिलिटी जो होती है वो सिर्फ लिविंग के ही पास होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ही होंगी ना। अब जो बंदा मरा हुआ होगा, नॉन लिविंग होगा, उसको तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, चाहे धूप में फेंको, चाहे पानी में फेंको, चाहे जहां मर्जी फेंको, जहां मर्जी रखो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस जो है, इट इज द ओनली पावर है विच इज present in living organisms, ठीक है। एंड नाउ ऑल ऑर्गेनिज्म आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग, सो इट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरा ये हो गया। एंड तीसरा है, ह्यूमन इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हैविंग सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि खुद के बारे में जो सोचता है बंदा। अब ह्यूमन की बात की है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात नहीं की है, सिर्फ ह्यूमन की बात की है। अब
मैं ऐसा कर दूं कि अब गर्मियों में अगर मैं मान लो कि किसी पशु को ऐसे बड़े से ग्राउंड में बांध के रख दूं और उधर खुद भी बैठ जाऊं, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो अब आपने जैसे देखा ही है कि जो डॉगीज वगैरह होते हैं वो धूप में ऐसे लेटे रहते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उनको धूप लग रही है या फिर उनको पानी गिर रहा है बारिश में, ऐसे घूमते रहते हैं। बट हम क्या करते हैं, खुद का बचाव करते हैं, हम अपने बारे में सोचते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना है। तो ये जो सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ इवेल्युएटिंग, ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी होती है ये सिर्फ हमारे पास ही होती है, ह्यूमंस के पास ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन का सीधा सा मतलब है कि इंटरेक्शन का मतलब क्या है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग कर सकते हैं, फिर हम कैपेबल होते हैं ये डिफरेंशिएट करने के लिए कि हमें क्या अच्छा है क्या बुरा है हमारे लिए, फिर क्या करना चाहिए क्या नहीं, मतलब एक टाइप का कि हमारे पास दिमाग होता है कि हमने क्या करना है और क्या नहीं। सो इज इट क्लियर? क्लियर हो गया आपको ये? यस मैम। ठीक है, मैं यहाँ क्वेश्चन ऐड कर देती हूँ। क्वेश्चन क्या बनता है, ठीक है, विच वन इज लिविंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो कि है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड का मतलब क्या है, पहले ये देखते हैं कि बोल क्या रहा है। द नंबर एंड द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी। चलो अब हम अगर जनरल वे में देखें तो हमारे आसपास, मतलब इस धरती पे कितने ही डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्या होते हैं, हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, फिर आपके पास रेप्टाइल्स अलग होते हैं, फिर बर्ड्स अलग होते हैं, बग्स अलग होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। बोलने का मतलब ये है, ठीक है, जो कि एक डाइवर्सिटी बनाते हैं। और वो होते क्या है, लिविंग है, तो तभी बोला गया है कि डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। हम इनके बारे में देखेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब मैंने आपको लिखवाया था कि 1.7 टू 1.8 मिलियन मतलब 18 लाख, आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है कि 18 लाख स्पीसीज जो हैं वो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंट है अर्थ में, ठीक है, जो एक बायोडाइवर्सिटी बनाती है। क्लियर हो गया? बायोडाइवर्सिटी का मतलब पता लग गया क्या होता है, कि जहां पे क्या यस होते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं हमारे पास अर्थ में, वो एक डाइवर्सिटी बनाते हैं, जिसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। एंड देयर आर 18 लाख स्पीसीज ऑन अर्थ। नाउ सिस्टेमैटिक्स, सिस्टेमैटिक्स को हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इज द इट इज अ स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमिनिक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब बात आ गई कि वो जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास ऑर्गेनिज्म पसंद प्रेजेंट है ना हमारी अर्थ पे, तो उनकी जब हम स्टडी करेंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, उनको नाम देंगे, ठीक है, उन ऑर्गेनिजम्स को हम एक सिस्टेमैटिक की मतलब एक ऑर्गेनाइज तरीके से रखेंगे, तो उसको सिस्टेमैटिक या फिर टैक्सोनॉमी बोल देते हैं हम। इतना क्लियर हो गया? हाँ जी। यस मैम। ओके, यस डायरेक्ट मैम। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, टैक्सोनॉमी की आपको डेफिनेशन ही आ जाती है, एज इट इज टैक्सोनॉमी की आपको डेफिनेशन ही आ जाती है पेपर में कि टैक्सोनॉमी होती क्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम टाइम पूछा गया है, सिस्टमा। सिस्टमा क्या होता है? सिस्टमा का मतलब होता है नेचर, ठीक है। सो सिस्टम सॉरी 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 सिस्टमा नेचर ये एक बुक है। सिस्टमा नेचर एक बुक है जो कि कार्ल लिनियस ने लिखी है, ठीक है। तो पूछा जाता है कि कार्ल लिनियस ने कौन सी बुक लिखी है, या फिर सिस्टमा नेचर जो है वो किसके थ्रू लिखी गई है, या फिर सिस्टमा नेचर इज द बुक रिटन बाय कार्ल लिनियस। क्लियर हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ जी। यस मैम। ओके, नेक्स्ट है बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टैक्सोनॉमी। अब ये जो हो गया हमारे पास खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं सिस्टेमैटिक्स या फिर टैक्सोनॉमी की। अब मैंने आपको बताया कि बड़ी ज्यादा डिफरेंट हमारे पास क्या आ गए
ऑर्गेनिजम्स आ गए। अब उनको उनकी स्टडी करना, स्टडी तो करनी पड़नी थी उनकी, ठीक है। अब उनको स्टडी करना, बारी बारी देखना कि कैसे हैं, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, कैसे हैं, सब कुछ उनका नामकरण करना, सब कुछ करना, तो वो इसी के अंडर आएगा। तो सबसे पहला स्टेप है हमारे पास कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। कैरेक्टराइजेशन में क्या करते हैं, यहाँ पे छोड़ो, अभी मैं आपको जनरल बताती हूँ, ठीक है। कैरेक्टराइजेशन में हम करेंगे, पहले देखेंगे उसके कैरेक्टर्स हैं क्या क्या, कैसा दिखता है वो, ठीक है। उसकी मार्फोलॉजी देखेंगे, उसकी एनाटॉमी देखेंगे। सो मार्फोलॉजी होती है उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे, और एनाटॉमी होती है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर उसका सेल स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, लाइक दिस। एंड उसके बाद हम आ जाएंगे उसके किस पे, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन में आ जाएगा आपके पास जैसे कि उसका हैबिटेट हो गया, ठीक है, कि कैसे रहता है, अकेले रहना पसंद करता है या सभी के साथ, फिर मतलब हिटोट्रॉफ है, आउटोट्रॉफ है, वट एवर, ठीक है। ऐसा ऐसा मतलब उसमें हम करेक्टराइजेशन इस लेवल पे करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे उसके करेक्टर्स को। अब जैसे हम हैं, तो हमारी करेक्टराइजेशन क्या है, हम क्या है, ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। पहली बात ये है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है हमारे अंदर, ठीक है। हमारे अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। फिर उसके बाद क्या है, हम जो है हमारा हैबिटेट कैसा है, हम मतलब नॉर्मल इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, ठीक है, ऐसा है। फिर उसके बाद हम क्या है, हिट्रोट्रॉफ्स हैं, ऐसे ऐसे मतलब उसके करेक्टर्स को देखते हैं करेक्टराइजेशन में। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन, उसको पहले उसकी जांच पड़ताल कर ली, अब उसके बाद हम सोच रहे हैं कि उसको क्या करें, नेमिंग कैसे दें, किसी हिसाब से उसका नामकरण करें, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन में हम उसको डिस्क्रिप्ट करते हैं, मतलब डिस्क्राइब करते हैं, पूरा देखते हैं कि ताकि उनके बेसिस पे हम क्या करें, उनको नाम दे सकें, ताकि उनकी क्या हो, नेमिंग पॉसिबल हो सके। देन है हमारे पास क्लासिफिकेशन। अब क्या कर दिया हमने, नेमिंग दे दी, उसके बाद हमने क्या करना है, क्लासिफाई करना है उनको, एक ग्रुप में करना है, ग्रुप में रखना है, ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज, ठीक है, बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके पास, मैं हाईलाइट कर देती हूं ताकि आपको इजी रहे। आपने ये याद रखना है, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज, जिसको क्या बोलते हैं हम, करेक्ट टैक्सा, ठीक है। टैक्सा क्या होता है आगे भी पढ़ेंगे, मैं मेन मेन बता दूंगी आपको, ठीक है। आगे एक और वर्ड है आपके पास, मैं कहाँ ऐड करूं, अब यहां ऐड कर रही हूं, ठीक है, यहां ऐड कर रही हूं, दैट इज टैक्सॉन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की यूनिट क्या है, टैक्सॉन। तो एक क्वेश्चन ये बनता है आपके पास कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, तो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है आपकी टैक्सॉन, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, उसके बाद आ गया हमारे पास नॉमनिक्लेचर। नॉमनिक्लेचर नाम से इंडिकेट कर रहा है नेमिंग। नॉमनिक्लेचर करने से पहले अब मैं आपको बता देती हूँ नॉमनिक्लेचर के बारे में। नॉमनिक्लेचर नाम से इंडिकेट है कि नेमिंग होगी इसमें। अब बट क्वेश्चन बनता है आपके पास, चलो पहले मैं यहीं से बता देती हूँ, बाद में बताती हूँ क्वेश्चन, ठीक है। It is a standardization of names of organisms such that an organism is known by the same name all over the world, ठीक है। अब जैसे मैं हूं, अब मैं अपनी बात करूं तो मेरा नॉमनिक्लेचर, जैसे मेरा कोई भी नाम है, ठीक है, तो जैसे मेरा पेट नेम होगा, तो पेट नेम मेरा सभी को पता नहीं होगा, पेट नेम तो किसी किसी को ही पता होगा, बट मैं जानी किसके नाम से जाती हूँ, वो जो मेरा ओरिजिनल नेम होगा, ठीक है। जो भी हम यूज करते हैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन में, अपने हमारे प्रोफेशनल वर्क में जो यूज करते हैं, ठीक है, वो एक नेम होगा। तो एक और एग्जांपल दे देती हूँ, नॉमनिक्लेचर का मतलब जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत इसीलिए पड़ी, जैसे मान लो कि मैंगो ही है, मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है, कैन एनीवन टेल, कोई बता सकता है Mangifera मैंगो का? indica. यस, मैग्निफेरा इंडिका, गुड, वेरी गुड, मैग्निफेरा इंडिका। अब जैसे हमें पता है कि अब मैं जैसे बोलूंगी, कहीं भी बोलूंगी ऑल ओवर द वर्ल्ड,
कहीं भी मैं बोलूंगी मैग्निफिरा इंडिका तो सभी समझ जाएंगे कि वो क्या है, मैंगो है, ठीक है, मैंगो के बारे में बात हो रही है। बट अब ऐसा हो सकता है कि हम इंडिया में आम बोलते हो, कहीं कुछ और बोलते हो, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। तो नॉमेनक्लेचर की जरूरत इसीलिए पड़ी ताकि जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं सभी ऑर्गेनिज्म की, तो होल वर्ल्ड में, ओवरऑल वर्ल्ड में उसे एक ही नाम से जाना जाए, ठीक है। तो हमारे पास बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर आया, ठीक है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर आया जो कि किसने दिया, कार्ल लिनियस ने दिया, ठीक है। ये तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, अगर पेपर इजी आता है तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि हमारे पास जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है वो किसने दिया, वो दिया है कार्ल लिनस ने। ओके, सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास नॉमेनक्लेचर आए जो कि प्रपोज किए कार्ल लिनियस ने, ठीक है। अब हम बात करते हैं बारी बारी इनके बारे में। सो पहला है ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, जिसमें हम किसकी बात करेंगे, प्लांट्स की बात करेंगे, ठीक है, इसमें बात करेंगे हम प्लांट्स की। सो आपने ये फुल फॉर्म याद रखनी है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, जो प्लांट्स में आएगा। प्लांट्स के लिए हमने क्या यूज कर दिया, ICBN यूज कर दिया। फिर ICZN किसके लिए यूज कर दिया, जो जूलॉजिकल एनिमल्स नेम आएंगे इसमें, ठीक है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ऑलराइट, ये ICZN आ गया। अब हमारे पास आया ICNB, सॉरी। अब अगर ICNB और यहाँ बैक्टीरिया के लिए है, तो हमने इसको सेम इसीलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे ICBN सेम हो जाना था। तो इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, इसको ऐसे हमने अरेंज कर दिया। एंड नेक्स्ट इज ICVN, ये होता है हमारे पास वायरसेस के लिए, ठीक है, ये आप चेक कर लेना। ओके, हम आ जाते हैं, अब बात कर लेते हैं इस वर्ड की, वर्ड की कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर है क्या। तो क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि नॉमेनक्लेचर सिस्टम जो है हमारे पास वो कैसा है, नॉमेनक्लेचर सिस्टम कैसा है हमारे पास, हाँ जी बोलो कैसा है। बताओ, मैंने यहाँ पे एरो भी लगा दी है, कैसा है हमारे पास नॉमेनक्लेचर सिस्टम कैसा है। बोलो, चाहे गलत ही बोल दो, आई विल करेक्ट यू, बोलो। हाँ जी नेहा बोलो, नॉमेनक्लेचर सिस्टम कैसा है। एम आई ऑडिबल, हेलो, एम आई ऑडिबल, आपको आवाज आ रही है। आंसर नहीं करना है, ऐसे आंसर कर दो मेरे को कि आवाज आ रही है या नहीं। यस मैम, आ यस रही मैम। है। ओके, नॉमेनक्लेचर सिस्टम है बेटा हमारे पास बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, तो हमारा नॉमेनक्लेचर सिस्टम जो है वो है बायनोमियल। अब यहाँ पे आया बाइनोमियल, बाई का मतलब दो और नोमियल मतलब दो नेमिंग। तो बाइनोमियल में हमारे पास क्या आएंगे, टू फैक्टर्स आएंगे। सो वन इज जीनस एंड सेकंड वन इज स्पीशीज, ठीक है, सेकंड वन इज स्पीशीज। तो दो फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड है जो कि प्रपोज किया था कार्ल लिनियस ने, और जो दोनों फैक्टर्स थे वो थे हमारे पास जीनस एंड स्पीसीज। क्लियर हो गया, अब पता लग गया कौन सा नॉमेनक्लेचर सिस्टम है हमारे पास। यस मैम। यस मैम। ओके, साइंटिफिक, अब रूल्स हैं, रूल थे हमारे पास बायनोमियल नॉमेनक्लेचर लिखने के लिए कि कैसे कैसे लिखने हैं हमने नाम इनके, ठीक है। रूल्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये रहा। जब मैंने एग्जाम दिया था तो ये वाला क्वेश्चन आया था वहां पे, और डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ गया था, ठीक है।
Scientific names are in Latin or Latinized and written in italics. When handwritten, they are underlined separately. जब हमने हाथ से लिखनी हो, अब हाथ से तो हम इटैलिक लिख नहीं सकते, जब हमने हाथ से लिखने तो हम ऑलवेज उनको अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। बट अगर हमने ऐसे लिखने हो तब हम किस फॉर्म में लिखते हैं, उनको इटैलिक्स में लिखते हैं, ठीक है। एंड द फर्स्ट वर्ड इज जीनस, नेम जेनरिक नेम को स्पेसिफाई करता है, एंड द सेकंड वर्ड इज स्पीसीज नेम, जो कि स्पेसिफिक एपिथेट होता है, ठीक है। लाइक होमोसेपियंस, होमो मीन्स, होमो क्या रिप्रेजेंट करता है, जीनस, और सेपियन रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीशीज। सो होमोसेपियन किसका साइंटिफिक नेम है? ह्यूमंस का। ह्यूमन का। यस, बट एक्चुअल में ये है होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक है, 2 टाइम सेपियंस है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद है द जीनस नेम स्टार्ट विद कैपिटल लेटर एंड स्पीसीज नेम स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। अब ये जो नॉमेनक्लेचर था ये किसने दिया था? लिनियस ने। कार्ल लिनियस ने, यस। अब बोला है कि अब जैसे हमने मैग्निफिर इंडिका लिखना है, ये आपके पास किसका, मैंगो का नेम है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि ऑथर का नेम भी लिखना है, तो एब्रीवेटिव फॉर्म, एब्रीवेटिव आपने इंग्लिश में पढ़ा हो कि एब्रीवेशंस क्या होती है। एब्रीवेशंस वो होती हैं जैसे हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। अब मान लो कि ये है कांस्टेंट, लाइक मैं एग्जांपल दे रही हूँ कांस्टेंट, तो अब हम इसको एब्रीवेटिव फॉर्म में कैसे लिखते हैं, लिखते हैं ना ऐसे कि कांस्टेंट, ऐसे लिख देते हैं हम एवरी शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो एब्रीवेटिव फॉर्म में लिखते हैं हम ऑथर का नाम, ठीक है, अपीयर्स एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम। जैसे हम बायोलॉजिकल नेम्स लिखेंगे उसके एंड में हम किसका नेम लिख देंगे, ऑथर का, जिससे हमें पता लग जाएगा कि ये किसने दिया है या फिर किसने डिस्क्राइब किया है, ठीक है। जैसे ये लिखा है मैग्निफेरा इंडिका, LINNN, इसका मतलब है लीनियस। ओके, इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। तो ठीक है, टेक्सोनॉमी कैटेगरीज करेंगे हम कल से स्टार्ट।